हम करने जा रहे हैं आज 1858 का एक्ट या 1858 का अधिनियम। जैसे सभी अधिनियमों का अध्ययन करते हैं, किसी भी अधिनियम को पढ़ते समय उससे पहले की राजनीतिक परिस्थिति या उसके पहले की राजनीतिक परिस्थितियाँ उसके उत्तरदायी के होने के उसके पारित होने के लिए कारण बनती हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें 1858 का अधिनियम पारित हुआ, पहली बात। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रमुख धाराएं क्या थीं, और तीसरा, जैसे सारे अधिनियम में करते हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके गुण या दोष या उसके प्रभाव भारतीयों पर और उसके लाभ या उसके पीछे जो उद्देश्य अंग्रेज़ों ने रखे थे क्या वे पूरे हुए। तो ये अधिनियम शुरू करने से पहले 1858 के साल के विषय में जान लें। यह एक लैंडमार्क साल माना जाएगा। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार प्रारंभ करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 100 व्यापारियों का एक गुट जो कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने के लिए आता है, और इस कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से अनुमति मांगी थी भारत से व्यापार करने के लिए। उसके पश्चात इस कंपनी ने व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक ताकत के रूप में भारत पे कब्जा किया, प्लासी के युद्ध से राजनीति में हस्तक्षेप किया। तटीय इलाके में बंगाल में क्योंकि वहाँ का शासक सक्षम नहीं था, कम आयु के थे, आंतरिक कलह था, तो उस कलह का लाभ लेके बंगाल में वे भूमि पर कब्जा करते हैं। उसके पश्चात टैक्सेशन लगाना शुरू करते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि से भारत के कर व्यवस्था में भी अपनी दखल करते हैं, और औपचारिक रूप पर वो धन को उसूलना या धन का जो निर्गम होता है, इकोनॉमिक ड्रेन जो है, ऑफिशियली करना शुरू करते हैं। तो एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक सत्ता बन जाते हैं। तो ये 1858 का अधिनियम 1858 में ही क्यों पारित हुआ, इसके पीछे कारण है 1857 की क्रांति। तो इसको हम क्रमशः पढ़ लेते हैं। इसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ, इसकी प्रमुख धाराएं और इसके परिणाम। इंडियन एक्ट ऑफ 1858 यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी के भारतीय अधिनियम का भारत के सांवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह अधिनियम और इसके द्वारा भारतीय शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था वो इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो मतलब अंग्रेज़ अपने देश से वहाँ बैठकर भारत पर नियंत्रण करते थे अपने अधिकारियों द्वारा। इंग्लैंड का शासक इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट इंग्लैंड में होती थी, और भारत में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर, उसकी काउंसिल, इसके मातहत या इनके द्वारा भारत पर नियंत्रण करते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के पारित होने से भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। वास्तव में 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात ही कंपनी की संवैधानिक शक्ति घटने लगी थी, क्योंकि दोहरे शासन से प्रभावित हो रहा क्योंकि देश जो था दोहरे शासन से प्रभावित हो रहा था। दोहरी शासन व्यवस्था जो बंगाल में अंग्रेज़ों ने लागू करी थी, उसमें शासन भारतीयों का, भारतीय शासक का और अंग्रेज़ों का, दोनों का होता था। दोनों की ही जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन अंग्रेज़ नहीं करते थे, वे केवल कर वसूली करते थे, और जिम्मेदारी नवाब, जो लोकल नवाब था, वो उठाता था। इससे जनता को बहुत नुकसान होता था। उस समय भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार था कि इंग्लैंड से लोग यहाँ आकर अपनी जेबें भरने के लिए अखबारों में विज्ञापन देते थे कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दिलाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। इसका तात्पर्य सीधे शब्दों में यह है कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वे इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उन्हें कंपनी की प्रशासनिक अधिकारी बनने का सौभाग्य मिले, ताकि वो अधिकाधिक धन अर्जन कर सकें गलत तरीक़ों से। इस प्रकार 1857 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार तथा भारतीयों पे अत्याचार इतना बढ़ गया कि भारतीय अब और अधिक सहने की स्थिति में नहीं थे। इसी का परिणाम था कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखने को मिला।
तो भारतीय जब त्रस्त हो जाते हैं आर्थिक और राजनीतिक अत्याचारों से और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से अंग्रेज़ों की, तो वे 1857 की क्रांति के रूप में दृष्टिगत होता है। इसको कुछ इतिहासकार संग्राम और प्रथम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे और कुछ इसे केवल क्रांति विद्रोह मात कहेंगे। अंग्रेज इसे विद्रोह मात कहेंगे, जबकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा देंगे। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और प्रधानमंत्री के पद पर लॉर्ड पामर्स्टन बैठे। पामर्स्टन के लिए कहा जाता है कि वे गृह नीति में अनुदार थे और विदेश नीति में उदार थे। पामर्स्टन जो थे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के 1857 में। पामर्स्टन ने तत्कालीन भारतीय स्थिति का अवलोकन किया। वह ये और इस निष्कर्ष में पहुँचे कि भारत को अब सीधे अंग्रेजी ताज के अधीन लाना आवश्यक है। पामर्स्टन का यह निर्णय 3 प्रमुख कारणों पर आधारित था। पामर्स्टन जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में, वे 1858 का अधिनियम क्यों लागू कर रहे हैं, इसको पारित होने के पीछे क्या परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, यह क्या कारण है। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, प्रशासनिक क्षमता या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है प्रजातांत्रिक प्रिंसिपल्स या प्रजातांत्रिक सिद्धांत, और तीसरा कारण है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इन कारणों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कंपनी की बात हो रही है। पामर्स्टन का यह मानना था कि तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत असुविधाजनक है, जिससे प्रशासनिक क्षमता घटती जा रही है। पामर्स्टन के अनुसार भारतीय प्रशासन का उत्तरदायित्व निदेशकों या डायरेक्टर्स, नियंत्रण मंडल तथा गवर्नर जनरल में बटा होने के कारण उचित प्रशासन का अभाव भारत में है। उसने कहा, दोहरी शासन व्यवस्था असुविधाजनक, फूहड़ और जटिल है। मतलब दोहरी शासन व्यवस्था के कारण भारतीयों को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना था। पामर्स्टन इस बात को मानते हैं। पामर्स्टन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1858 के अधिनियम के पारित होने से समय। अतः इस व्यवस्था को परिवर्तित कर एक सुचारू एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की भारत में स्थापना करना आवश्यक था। दूसरा कारण जो कि उत्तरदायी है 1858 के अधिनियम पारित करने के लिए है, वो है प्रजातांत्रिक सिद्धांत के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जिनको कि इंग्लैंड में बल दिया जाता था। पामर्स्टन का विचार था कि क्योंकि इंग्लैंड एक प्रजातांत्रिक देश है, इंग्लैंड डेमोक्रेसी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा गया है, अतः भारत में भी शासन ऐसी संस्था के द्वारा होना चाहिए जो कि इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी है। उसने कहा कि भारतीय शासन की बागडोर एक ऐसी संस्था के हाथ में है जो ना तो संसद के प्रति उत्तरदायी है और ना ही ताज के द्वारा नियुक्त। पामर्स्टन का विचार था कि भारत में शासन ऐसी संस्था के द्वारा होना चाहिए जो इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी। तो जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसमें 2 लोग उत्तरदायी थे प्रशासन को चलाने के लिए, और दोनों ही ठीक से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी या प्रशासनिक क्षमता प्रभावित होती है। जिसकी इस बात का संज्ञान लेते हुए पामर्स्टन प्रशासनिक बदलाव को जरूरी बताते हैं। तीसरा कारण था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और इस संग्राम से ब्रिटिश सरकार को ये क्लियर हो गया कि यदि उसे भारत में रहना है तो उसे अपनी सेना के बूते पे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या फूट डालो और राज्य करो की नीति को बड़े कड़े तौर पे अपनाना पड़ेगा, ताकि फिर से भारतीय विरोध करने के लायक ना रहे। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या फूट डालो राज्य करो की नीति को सख्ती से अपनाने के लिए 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, चाहे वो
सामाजिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, सेना के तौर पे हो, तो इन सब वर्गों को जो जो 1857 में भाग ले चुके थे उनको पूर्णतः कुचल देने का प्रयास 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया, ताकि फिर से राजनीति में, अर्थव्यवस्था में भारतीय दखल ना दे सकें और उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि यहाँ पर ब्रिटेन का शासन बना रहे। तो 1857 का संग्राम किस प्रकार से 1858 के अधिनियम को पारित करने के लिए उत्तरदायी था, ये हम समझते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया था। इस घटना ने इंग्लैंड की सरकारें की आंखें खोल दी थी और उनको यह स्पष्ट हो गया कि यदि भारत के संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। अंग्रेज भारत में अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते पे थे और फूट डालो और राज्य करो की नीति का यहाँ अनुसरण करते थे। क्योंकि सेना में विद्रोह हुआ तो सेना को कैसे नियंत्रण में करा जाएगा, सेना में कितने कितने ऊंचे पद तक भारतीय जा सकते हैं, किन किन इलाकों पे सख्ती करनी है, ये सब निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा अब लिए जाएंगे। तो इन्हीं सभी तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि पामस्टन ने 12 फरवरी 1858 को इंग्लैंड की संसद में एक बिल प्रस्तुत किया। पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत किया जाता है जब भी कोई अधिनियम बनना होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत के समाप्त कर भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन करने का प्रस्ताव लाया गया। अभी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। 1858 के अधिनियम द्वारा और इसके पश्चात भारत पे सीधे ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश शासक का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि इंग्लैंड में होंगे वो नियंत्रित करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन आएंगे गवर्नर्स बम्बई और मद्रास के और उनकी काउंसिल्स, और इस प्रकार से भारत पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये स्पष्ट होता है कि 1858 में 12 फरवरी को इंग्लैंड की संसद में एक बिल आता है और इस में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन को ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण का प्रस्ताव रखती है। पामस्टन ने इस बिल को संसद में प्रस्तुत करते हैं और एक भाषण भी देते हैं कि बिल पारित किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बिल का घोर विरोध करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि उसके हाथ से शासन जाए और सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जाए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका विरोध करती है। हम ये जान लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी खाली 100 व्यापारियों का गुट था, उसके अलावा इंग्लैंड में अन्य बहुत से व्यापारी और बहुत सी कंपनियाँ थी। तो कई प्रतिस्पर्धा जैसे कंपनियों में रहती है, तो अन्य कंपनियाँ, अन्य व्यापारी चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कंट्रोल भारत का चला जाए और उनको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कमाने का मौका मिल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की बढ़ती हुई लिविंग स्टैंडर्ड्स या संपन्नता अन्य लोगों को भी आकर्षित कर रही थी इंग्लैंड में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बिल का घोर विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत में उसका शासन बना रहे। तो विरोध पत्र या ग्रैंड पेटिशन ईस्ट इंडिया कंपनी प्रस्तुत करती है। पामस्टन प्रयास करते हैं और पामस्टन के प्रयासों से ये बिल पारित हो जाता है। कुछ समय पश्चात कॉमन सभा होती है, उसमें 14 प्रस्ताव होते हैं जो कि संसद द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं और इन प्रस्तावों के आधार पर 1858 के अधिनियम की रूपरेखा तैयार होती है। अप्रैल के महीने में 30 तारीख को 1858 में बिल पारित कर दिया जाता है। 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। जो बिल जो पार्लियामेंट में पारित होता है उसको स्वीकृति ब्रिटेन की महारानी जो कि विक्टोरिया थी उनके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार यह बिल अधिनियम बन गया। तो पहले बिल आता है और बिल ही अधिनियम में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर फिर वो क्रियान्वित किया जाता है। तो पहले बिल आया, उस पर डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई, जब वो सब हो गया तो उसको स्वीकृति महारानी की मिली और महारानी की स्वीकृति के बाद वो लागू कर दिया जाएगा भारत के ऊपर। इसी के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की अंतिम बैठक हुई और कार्यभार ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1858 का अधिनियम पारित हुआ।
नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम पढ़ेंगे कि 1858 के अधिनियम की प्रमुख प्रोविजंस क्या थे। तो अभी हमने पढ़ा है 1858 के अधिनियम को पारित करने के लिए उत्तरदायी कारण या परिस्थितियाँ, जिनमें 3 कारणों का अध्ययन किया है। मैं दोहरा रही हूँ इन 3 कारण को। पहला कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में। दूसरा कारण है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लागू करना चाहता है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, तो भारत में भी वो डेमोक्रेसी लाना चाहेगा। पामर्स्टन प्रधानमंत्री होंगे उस समय 1857 में इंग्लैंड में। और तीसरा कारण है कि 1857 का संग्राम हो चुका है, इसे चाहे इतिहासकार क्रांति कहें या विद्रोह, या अंग्रेज इसको विद्रोह कहें, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहा जाए, कुछ भी संज्ञा या अलग अलग गुट के इतिहासकार इसको दें, लेकिन मानी सी बात है कि इस 1857 के विद्रोह ने अंग्रेज़ों को सचेत किया कि वे नियंत्रण रखें भारत में, और इसी कारण 1858 का अधिनियम पारित किया जाएगा। और इसके नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम इसके प्रोविजंस को या धाराओं को पढ़ेंगे। हमेशा